नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 जून। आज हम लोग देखेंगे डेली क्विज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ आपको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दे रखी है और दूसरी तरफ आपको नदी प्रणाली दे रखी है। कितने इसमें से सुमेलित हैं, इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, ये न्यूज चर्चा में क्यों आई, क्योंकि यहां पर हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने समुद्री व्यापार यानी कि मैरीटाइम ट्रेड जो होता है उसका जितना पोटेंशियल है उसका 100% यूटिलाइज करने की बात कही है। और इस बैठक के अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल, इनके प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। अब देखिए, यहां पर जो जलमार्ग है उसको एक एक क्रम में देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे 16 की जब बात करते हैं तो ये बराक नदी पर है, तो ये वाला कथन एकदम सही है। जब 64 की बात करते हैं तो ये महानदी पर है, ना कि महानंदा पर। ये वाला कथन गलत हो जाएगा। 98 की बात करेंगे तो ये सतलज नदी पर है, इसको भी याद रखिएगा। 110 की बात करेंगे तो ये यमुना नदी पर है। अगर नेशनल वाटरवे 16 की बात करेंगे तो इसका जो ओरिजिन होता है वो याद रखिएगा, नागालैंड के अंदर जो कोहिमा है इसके दक्षिण में स्टार्ट होता है, ये नेशनल वाटरवे स्टार्ट होता है। तो यहां पर केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। यहां पर मैंने आपको ये लिस्ट दे रखी है, तो इसको पीडीएफ से जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको मेन जो नेशनल वाटरवे हैं उनके बारे में पता चलता रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है इसका पता लगाना है। लेवेंडर पूरी तरह से खिली हुई धूप में शुष्क, अच्छी तरह से जल निकासी वाली रेतीली या बजरी मिट्टी में सबसे बेहतर पनपते हैं। व्यवसायिक रूप से यह पौधा मुख्य रूप से लेवेंडर के सुगंधित तेल के उत्पादन के लिए उगाया जाता है। एरोमा मिशन को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसने भारत में प्रसिद्ध बैगनी क्रांति को जन्म दिया, जिसको हम लोग पर्पल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये न्यूज चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि यहां पर जम्मू के अंदर भद्रवाह, इसको भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप, इसकी संज्ञा दी जा रही है। यहां पर लेवेंडर महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया है। एक बात जो है उसको ध्यान रखिएगा, जो जम्मू के अंदर दो जगह हैं, एक तो डोडा हो गया और दूसरा अब ये भद्रवाह, ये लेवेंडर की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आपको याद होगा, अगर थोड़े समय पहले की बात करें तो यहां पे जो किसान थे वो मक्के की खेती जो थे उसको करते थे। इसके बाद से मैक्सिमम किसानों ने लेवेंडर की खेती करना स्टार्ट किया। तभी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो एरोमा मिशन है इसकी नींव रखी गई थी। एरोमा मिशन के अंदर आपको पता है कि जो छोटे और सीमांत किसान होते थे उनकी आय किस तरीके से बढ़ानी है, और प्लस एग्रीकल्चर के अंदर स्टार्टअप्स को कितने ज्यादा तरीके से हम लोग खोल सकते हैं, इसके बारे में था। मेरे को कमेंट करके बताइए एरोमा मिशन जो था उसमें और कौन कौन से प्रावधान थे। तो डोडा और भद्रवाह, इन दोनों को याद रखिएगा, लेवेंडर की खेती के लिए फेमस है। तो यहां पर देखिए, पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा, दूसरा वाला कथन भी एकदम सही हो जाएगा। लेवेंडर का जो सुगंधित तेल है इसके उत्पादन के लिए उगाया जाता है। तीसरा वाले कथन में यहां जो कृषि कल्याण मंत्रालय है ये गलत हो जाएगा, यहां पर होना चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो यहां पर दो कथन सही है, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। जांच आयोग अधिनियम 1952, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यह अधिनियम उन मामलों की जांच के लिए आयोगों की नियुक्ति करने के लिए बनाया गया है जो बड़े पैमाने पर जनता से जुड़े हैं या जनता को प्रभावित करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस तरह के जांच आयोग का गठन कर सकती हैं और वे 7वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी विषय के लिए ऐसे आयोगों की नियुक्ति कर सकती हैं। यदि राज्य सरकारें पहले आयोग का गठन करती हैं तो केंद्र सरकारें उसी विषय पर समानांतर आयोग का गठन नहीं कर सकती हैं। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहां पर यह न्यूज चर्चा में इसलिए आई क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंडर में एक कमीशन का गठन कर दिया गया है। उस कमीशन में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और यहां पर एक सेवानिवृत्त आईएएस और ये एक सेवानिवृत्त आईपीएस, ये इसके सदस्य होंगे। और ये आयोग पहली बैठक से लेकर और 6 महीने के अंदर अंदर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। बेसिकली ये आयोग जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया 3 मई 2023 में, जो मणिपुर में इस डेट पे या इस डेट के बाद जो हिंसा हुई थी ना, उसकी घटनाओं की जांच करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट आयोग है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं जांच आयोग अधिनियम 1952 के बारे में। तो आपने कुछ टाइम के पहले ये भी सुना होगा, वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उसने इसी जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंडर जो इजराइल की साइबर खुफिया कंपनी एनएसओ थी, इसके द्वारा जो पेगासस सॉफ्टवेयर था ना,
उसके माध्यम से जो टेलीफोन की निगरानी करी जा रही थी, तो उसको लेकर भी एक आयोग का गठन किया था, जिसका नाम लोकुर आयोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इससे यह पता लग जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ऐसे आयोगों का गठन इस अधिनियम के अंडर में कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हुआ कि सेंटर गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, दोनों ही ऐसे आयोगों का गठन करने की पावर रखते हैं। अब देखो यहां पर मेन चीज क्या है ना, जैसे हमको पता है शेड्यूल 7 जो है, अनुसूची 7, इसमें शक्तियों का बंटवारा है। स्टेट लिस्ट की बात करें या सेंटर लिस्ट की बात करें या फिर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, ठीक है, तो 3 टाइप की यहां पर सूची आती है। केंद्र सरकार की जब बात करते हैं तो उसमें से किसी भी सूची में जो विषय शामिल है उसके ऊपर ये आयोग बनाने का पावर रखते हैं। बट जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये केवल राज्य सूची जो होती है या संवर्ती सूची, इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनसे जुड़े हुए किसी विषय पर कानून बनाने का या आयोग बनाने का अधिकार रखते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने किसी एक्स विषय पर यह आयोग बना रखा है तो राज्य सरकारें उस विषय पर आयोग नहीं बना सकती। दूसरा, मान लीजिए राज्य सरकारों ने एक्स विषय पर आयोग बना रखा है तो केंद्र सरकारें उस विषय पर आयोग बना सकती हैं। इस पॉइंट को भी यहां पर आप ध्यान में रखिएगा। अब जरा अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला वाला कथन यहां पर एकदम सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें 7वीं अनुसूची में किसी भी विषय पर ऐसे आयोगों को नियुक्त कर सकती हैं, तो गलत है। राज्य सरकारें केवल राज्य सूची के विषयों पर यह आयोग बना सकती हैं, तो यहां पर इनकी पावर लिमिटेड होती है। अब देखिए लिखा हुआ है यदि राज्य सरकारें पहले आयोग का गठन करती हैं तो केंद्र सरकारें उसी विषय पर पैरेलल कमीशन का गठन नहीं कर सकती। गलत, केंद्र सरकारें बिल्कुल उस विषय पर कर सकती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहां पर केवल पहला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपर बग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अब देखिए सुपर बग किसको बोलते हैं, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं ना जिस पर जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये काम ही नहीं करते हैं। अब होता क्या, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती हैं उसका प्रयोग करता है, तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना वो इन दवाइयों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर लेते हैं। अब क्या होता है, फिर वो दवाइयां उस पर असर करना बंद कर देती हैं। तो पहला स्टेटमेंट है रोगाणु जो एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी बन गए हैं, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने वाला, इससे कोई मतलब नहीं। यहां पर बग लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि कंप्यूटर प्रोग्राम में जो बग्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। जैव उपचार प्रक्रिया में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव, ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब यहां पर ये न्यूज चर्चा में इसलिए आई क्योंकि यहां पर रिसर्चर्स के द्वारा ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग करके एक एंटीबायोटिक जो है उसको ढूंढा जा रहा है एक सुपर बग के अगेंस्ट, यानी कि अब एक ऐसा एंटीबायोटिक एआई की हेल्प से ढूंढा जाएगा जो इस सुपर बग को भी नियंत्रित कर सके। 2011 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न, इसको देखते हैं। बाजार में बिकने वाले एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस्तेमाल का आधार क्या है। अब देखिए जहां पर कृत्रिम मधुरक की बात होती है इसका मतलब क्या होता है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होती है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये जो चीनी होती है ना उसके एक विकल्प के तौर पर होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो रेगुलर चीनी होती है ना उसमें हाई कैलोरीज होती हैं, तो हाई कैलोरीज की अपेक्षा यहां पर लेस कैलोरी होती है, बट मीठापन उतना ही रहता है। जैसे आपने देखा होगा जिस भी खाद्य पदार्थ में सोडे का यूज करते हैं या फिर जो डेजर्ट होती है या कम कैलोरी वाले जो स्नैक्स वगैरह यूज होते हैं, तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियली स्वीटनर का यूज करते हैं। सैकरिन, एस्पार्टम, ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर के उदाहरण हैं। अब बेसिकली इनके इस्तेमाल का मेन जो बेस होता है वो क्या होता है, अब तक आपको ये ऑप्शन देख के पता लग गया होगा। अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका बेस्ट आंसर है डी। एस्पर्टम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, बट थोड़े से एस्पर्टम में बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, इस वजह से इसको यूज करा जाता है। अब देखिए आज के तथ्य में बात करते हैं एजुकेशन लोन के ऊपर। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर ना केरला हाई कोर्ट के कुछ डिसीजन आए हैं स्टूडेंट के एजुकेशन लोन को लेके। देखो यहां पर जो केस था ना वो केस यहां पर आप देख पा रहे होगे, नोएल पॉल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केस था। ये केस केरला हाई कोर्ट में जाता है। अभी यहां पर जो स्टूडेंट है ना वो ये केस करता है कि उसके एजुकेशन लोन को यहां पर सैंक्शन नहीं करा गया था, जो कि लगभग 4,07,000 रुपए का लोन था। तो यहां पर केरला हाई कोर्ट ने बोला हुआ है कि
जो भी स्टूडेंट के एजुकेशन लोन होते हैं उसको सिविल स्कोर देख के अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करना चाहिए। यहां पर केरला हाईकोर्ट ने बोला कि जो स्टूडेंट है ऑलरेडी उसकी ओमान में जॉब लग चुकी है, यानी कि उसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि वो आपका जो लोन है वो वापस कर देगा, तो आप उसका लोन जो है वो तुरंत सैंक्शन कर दीजिए। अब देखो यहां पर जो सिविल स्कोर की बात करी जा रही, तो सिविल स्कोर आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट का नंबर होता है। ये एक तरीके की क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है किसी इंसान की, वो बताता है कि वो अपना जो भी लोन उसने पहले कभी लिया है तो उसको उसने तय समय में पूरा करा है कि नहीं करा। बट एजुकेशन लोन के केस में ना कोर्ट का कहना है कि बैंक से आपको स्टूडेंट का क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर नहीं देखना चाहिए। यहां पर देखिए कोर्ट का जो सेंटेंस है वो मैंने आपको यहां पर लिखा है। तो बैंकों से मानवीय दृष्टिकोण की डिमांड करी जाती है। स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या है, वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं, ठीक है, भविष्य किसी भी देश का उनके ऊपर टिका होता है। तो अगर मान लीजिए किसी छात्र का सिविल स्कोर कम भी है और वो एजुकेशन के लिए लोन लेना चाह रहा है ना, तो उसको अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई ने भी ना अपनी एक गाइडलाइन निकाली थी 2001 में, इसको बोलते हैं मॉडल शैक्षिक ऋण योजना, ठीक है। इसके अंडर आरबीआई ने सारे जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये साफ बोला था कि भारत की बात करें या विदेशों में कहीं पर भी अगर कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है और वो मेधावी छात्र है, ध्यान दीजिएगा, तो उसको हमें फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करनी है। केरला हाईकोर्ट ने एक और यहां पर केस का हवाला दिया है, वो केस है केएम जॉर्ज वर्सेस ब्रांच मैनेजर, ठीक है। इस 2020 के केस में ना केरला हाईकोर्ट ने बोला था, इस केस में क्या था कि जो गार्जियन होते हैं यानी कि माता पिता होते हैं, अगर उनका क्रेडिट जो सिविल स्कोर होता है वो खराब है, उसके बिहाफ पे स्टूडेंट का जो लोन है वो यहां पर बैंक सैंक्शन नहीं कर रहे थे कि इनके पिताजी या माताजी का क्रेडिट स्कोर खराब है तो ये लोन नहीं दे पाएंगे, वापस पैसा बैंक का नहीं आ पाएगा। तो इसको भी यहां पर हाईकोर्ट ने खारिज किया कि नहीं, अगर स्टूडेंट मेधावी है, वो पढ़ने में अच्छा है, तो उसके माता पिता का क्या क्रेडिट स्कोर है उसके बिहाफ पर उसका लोन अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं करना चाहिए। तो उसको लोन यहां पर बैंक्स को देना पड़ेगा जिससे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो ये कुछ प्रावधान है जो आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न एरोमा मिशन से संबंधित है। दूसरा मैं एक आयोग के बारे में आपसे पूछता हूं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इस आयोग के बारे में बताइए, इसकी संरचना क्या होती है, ये काम क्या करता है। तो आज के दैनिक क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।